नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, अगले 1 घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की। साथ ही साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और विशेषज्ञ मेहमानों से भी बात करेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सभी दलों के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। क्या है गुजरात चुनावों के रंग, जानेंगे अपने संवाददाताओं से। साथ ही साथ पंचायत चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कौन सा नया कार्ड चला है जिस पर अनैतिक जिसे बता रही है बीजेपी और लोगों को गुमराह करने वाला बताकर हमलावर है बीजेपी, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की जिसे एक नया आर्मी चीफ मिला। होंगे कई अहम सवाल और जवाब भी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात के चुनावी रंग में नेताओं के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, चढ़ा चुनावी पारा। पीएम मोदी की 4 जनसभाएं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी मैदान में। आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न सियासी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। गोवा रोजगार मेले को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा केंद्र सरकार हर महीने हजारों युवाओं को दे रही है नौकरी। प्रधानमंत्री ने भाजपा की डबल इंजन की राज्य सरकारों द्वारा ऐसे मेलों के आयोजन पर जताई खुशी। पंचायत चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चला शाहीन बाग सरीखा कार्ड। नए वोटरों से कहा एनआरसी डिटेंशन कैंप से बचना है तो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराएं। गुमराह करने वाली सियासत की बीजेपी ने की आलोचना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य के महान सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के पूर्ण सत्र को करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल उठाने वाली याचिका पर संविधान पीठ ने की सुनवाई। सरकार ने कोर्ट को सौंपी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल। और आखिरकार पाकिस्तान को मिला नया आर्मी जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर होंगे नए आर्मी चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने का फैसला। तो इस वक्त में सबसे पहले बात चुनावी रण की, गुजरात के चुनावी संग्राम की चर्चा कर लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। तमाम सियासी दिग्गज इस वक्त गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता यहां प्रचार कर रहे हैं। हर सियासी दल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। चुनाव प्रचार में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जनता के सामने तमाम बड़े नेता जो है वो नमूदार हो रहे हैं। जनसभा और रोड शो के अलावा सियासी दलों का डोर टू डोर प्रचार भी जारी है। प्रत्याशी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। बड़े नेता भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और कोई भी माध्यम जनता को रिझाने के लिए छोड़ा नहीं जा रहा है। रेडियो से लेकर सोशल मीडिया तक प्रचार का शोर देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी छिड़ा सियासी संग्राम। प्रत्याशियों ने भी लगाई दावों और वादों की झड़ी। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तमाम दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनावों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पार्टी के लगभग सभी दिग्गज नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं गुजरात में। और गुजरात में आज पीएम मोदी की 4 चुनावी जनसभाएं लगातार छठी बार सत्ता में वापसी के लिए मांग रहे हैं वोट। लगातार छठी बार सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है बीजेपी। प्रधानमंत्री ने पालनपुर और मोडासा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है और इसके अलावा भी 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री दहेगाम और बावला में भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज 4 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गुजरात में संबोधित करेंगे। गुजरात में मतदाताओं को लुभाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं चुनावी दल। साथ ही साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता पूरे दमखम के साथ राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश कच्छ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार परिवर्तन को मोहन प्रकाश बता रहे हैं जरूरी। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर भुज में पार्टी उम्मीदवारों के लिए कमान संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राज्य में पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और भगवंत मान समेत कई नेता कर रहे हैं राज्य में चुनाव प्रचार। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से लगे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे जनता के बीच में हैं। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। कुल 182 सीटों के लिए यह मतदान होगा। तो कुल मिलाकर चुनावी रण जो गुजरात का है वो सज चुका है। हमारे संवाददाता विभिन्न स्थानों पर इस पूरे चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे शैलेंद्र मिश्रा, धीरज और चंद्रशेखर का। शैलेंद्र, अगर सबसे पहले आपके पास आए तो क्या गुजरात चुनावों के रंग आप क्या बताएंगे? क्या कुछ जनता सोचती है और क्या कुछ नेता कह रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो चुनाव प्रचार का रंग गाढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी हो या फिर तमाम और दल, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से कोशिश हो रही है। ये जरूर है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की उतनी रैली नहीं देखने को मिल रही है। स्थानीय जो नेता है, राज्य के जो नेता हैं, वो जरूर जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी की 2 सभाएं सिर्फ अभी तक हुई हैं, राजकोट और सूरत में। उत्तर गुजरात में एक तरह से कहें तो पूरा अछूता है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहा जा रहा है कि 26 तारीख से गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। जब बहुत नजदीक आ जाएगी, पहले चुनाव जो पहले चरण का होना है 1 तारीख, उस तारीख के बहुत नजदीक एक तरह से पहुंचकर ही हम देखेंगे कि कांग्रेस के कई और नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार देख रहे हैं। आज पालनपुर में पहली रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आज की जो उनकी पहली रैली थी, दूसरी रैली संबोधित कर चुके हैं। 2 और रैली आज होनी है। कल भी 4 रैलियों को संबोधित किया था। तो आप देख रहे हैं कि न केवल उनके बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के केंद्रीय नेता वो जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं इस वक्त पालनपुर में मौजूद हूं, जहां पर आज पहली रैली प्रधानमंत्री ने संबोधित की और वहां पर कई मुद्दों को उन्होंने उठाया। जी बिल्कुल। तो मुद्दों की बात करते हैं। बावला से मौजूद है हमारे संवाददाता धीरज। धीरज, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार राजनीतिक दल उठा रहे हैं और अलग अलग दल कौन कौन से मुद्दों को सामने लेकर आ रहे हैं? धीरज की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। धीरज, हम आपकी आवाज को दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या तकनीकी दिक्कत है, उसको ठीक करा रहे हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे। हेलो, आवाज सुना? जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलिए। जी बताइए धीरज, बताइए। आप चुनावी मुद्दों की बात कर रहे थे। जी। बाजी वही जीतता है जो हौसलों और आत्मविश्वास से खेलता है। प्रधानमंत्री के पास खुद चुनाव प्रचार अभियान की कमान है और आज भी वो 4 जो स्थानों पर रैलियों के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार के जो 27 साल के जो गुजरात सरकार के जो किए हुए काम हैं, उस काम को वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके कांग्रेस पार्टी के अभी दिग्गज नेता अभी भी मैदान में नहीं उतरे हैं। उनके लिए अभी भी गुजरात का जो चुनाव में जो खालीपन है वो साफ दिखाई देता है। और आज ऐसा पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है
कि और जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आज गुजरात का दौरा करेंगे। तो अभी तक कहा जाए कि जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता है कांग्रेस का, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। आपसे जानना चाहता हूं कौन से आम आदमी पार्टी जी मुद्दों की बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि कौन से मुद्दे हैं जो अलग अलग दल जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। जहां तक जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सरकार यहाँ जो 27 साल से जो सरकार का शासन है, 27 साल का जो विकास का जो कार्य है, वो विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री खुद जो उन मुद्दों को याद दिला रहे हैं जिस मुद्दों से यहाँ की जो आम जनता है उसमें बदलाव हुआ है। चाहे वो यहाँ के लिए जो चिरंजीवी योजना है, ऐसा कहा जा रहा है कि चिरंजीवी योजना से यहाँ के जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं की जो 100% डिलीवरी अस्पताल में हो रही है। आदिवासी के लिए यही योजनाएं हैं, क्योंकि बार बार जो मुद्दा राजनीतिक दल जो ट्राइबल का मुद्दा उठाते हैं कि जो आदिवासी के इलाकों में जो विकास की जो बयार है वो तेजी से नहीं बढ़ी है। प्रधानमंत्री हर रैली में वंधन की योजना की बात करते हैं। वो सीधे सीधे जो महिलाओं को कनेक्ट करने के लिए जो उज्ज्वला कनेक्शन की बात करते हैं कि कैसे उज्ज्वला कनेक्शन के जरिए जो महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है। और विकास के नाम पर जहां उनकी रैलियां होती है वो साफ तौर पे कहते हैं कि कैसे हमने आपकी पानी की समस्याओं को समाप्त किया। आज भी उन्होंने इससे पहले जो रैली हुई है उस रैली में उन्होंने अरावली के क्षेत्र में पानी की समस्या का जिक्र किया और कहा कि देखिए हमने आपके पानी की समस्या को समाप्त किया है। उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया कि जो यहाँ के जो खेतों में जो सिंचाई होगी वो सिंचाई कैसे संपन्न होगी, उसके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं बताई है कि कैसे उनके लिए व्यवस्था बताई गई। उन्होंने बिजली की का भी जिक्र किया। कई रैलियों में अगर अब जिक्र हो तो उन्होंने बिजली का भी जिक्र किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले यहाँ के किसान बिजली के लिए आंदोलन करते थे, बदले में जो पिछली सरकारें थी उनको गोलियां खिलाती थी। पिछले 27 वर्षों में जो बीजेपी ने प्रचार जो विकास के काम किए दरअसल उनको लेकर लड़ रही है। आपसे दूसरे दलों के बारे में भी जानना चाहेंगे। फिलहाल हम आते हैं चंद्रशेखर के पास जो मोडास में मौजूद हैं। दूसरे दल किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं चंद्रशेखर, ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जो दावे प्रतिदावे हैं वो तो इस चुनाव में चरम पर हैं। देखिए निखिल, यहाँ ये जो सीट है ये बेसिकली कांग्रेस का गढ़ है। ये अमरावती ज़िला है जो कि 10 साल पहले बना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ये ज़िला बनाया था और यहाँ पर जो मुख्य सत्ताधारी जो पक्ष कहेंगे यहाँ पर कांग्रेस है और बीजेपी कुछ मार्जिन से पिछली बार भी यहाँ चुनाव हारी थी और 10 साल से लगातार यहाँ पर कांग्रेस काबिज है और काफ़ी बड़ी सीट ये कांग्रेस के लिहाज से है। लेकिन यहाँ पर विकास को लेकर के जहाँ तक बात की जाए निखिल, तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पे विकास ना करने का जो एमएलए है वो ये इस पूरे क्षेत्र में विकास ना करने का उन पे वो इल्ज़ाम लगाया जाता है और निशाना साधा जाता है। और बीजेपी भी लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको यहाँ पर रखा जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा निखिल यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कई सारे शिक्षण संस्थान और हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे। राजस्थान से भी लोग यहाँ तक आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बुनियादी सुविधाएं जो सरकारी लिहाज से होनी चाहिए थी वो एमएलए यहां तक लाने में सफल रहे हैं। तो उसको लेकर के यहां पर एक माहौल बना हुआ है। हालांकि यहां पे जो गुजरात सरकार है उन्होंने यहां पर एक रेलवे स्टेशन की मांग बहुत समय से की जा रही थी, उसको दिया गया है और हॉस्पिटल का जो है उसके लिए भी एक शिलान्यास यहां पर किया गया है। तो अब ये जो समीकरण बन रहा है यहां पर पिछले काफी समय से, चूंकि कांग्रेस यहां पर सत्ता में है तो लोगों के बीच में भारी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो इस वक्त इस सीट के मुकाबले अगर कहा जाए तो अगर विपक्ष की पार्टियां के तौर पर यहां पर एमएलए पे लगातार कांग्रेस पर यह सलाह साध रही है कि वो जिस जगह पर भी काबिज है वहां पर वो विकास करने में सफल रही है। जी चलिए, तो लगातार एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी लगातार जारी है। शैलेंद्र, आपका, चंद्रशेखर और धीरज, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनाव के रंग इस बुलेटिन में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल में किस तरह से पंचायत चुनाव की आहट मिलते ही अब सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा,
प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां की सियासत की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने शाहीन बाग कार्ड खेला है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक नया खेला होबे का संकेत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। और किस तरह से खेला होबे, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की कवायद के बीच ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि NRC डिटेंशन कैंप में जाने से बचना है तो अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। इससे पहले ममता बनर्जी ने CAA को लेकर भी कहा था कि अपने जीते जी वो कभी CAA लागू नहीं होने देंगी। नागरिकता कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीड़ित शरणार्थियों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन CAA को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाकर शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट कराकर वोटरों को गोलबंद करने की कोशिशें तेज हुई थी। दिल्ली के शाहीन बाग धरने का विष बेल दंगों का कारण बना था और तमाम इस पर जांच जो हुई थी वो सामने आए थे। शाहीन बाग से तार जुड़े हुए नजर आए थे तमाम जो दिल्ली में दंगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव इस बार TMC के लिए चुनौतियों भरा है। चुनौतियां बहुत सारी हैं। ममता बनर्जी के लिए, TMC के लिए भ्रष्टाचार के मामले में ममता सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उनके मंत्रियों से जुड़े हुए सामने आए हैं और ऐसे में जाहिर है कि ममता बनर्जी ने लोगों के बीच नई बहस लाने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की है, नई बहस छेड़ी है। पिछले दिनों ममता सरकार के कई मंत्रियों को कोर्ट के दखल की वजह से त्यागपत्र देना पड़ा था। कोर्ट ने दखल दिया था और उन्होंने मंत्रियों से त्यागपत्र लिया था। ED और CBI की कार्रवाई ने धन कुबेर TMC नेताओं के गठजोड़ का पर्दाफाश किया था और ये सारी चीजें जनता के सामने थी। सियासत में मां माटी मानुष का नारा देकर आई ममता भ्रष्टाचार के कारण अपने वजूद के लिए संघर्ष करती हुई दिख रही हैं। जाहिर है उन्होंने सांप्रदायिक कार्ड खेलकर बीजेपी पर निशाना साधा है। ये कार्ड सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना होगा पंचायत चुनाव में। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा बनाया है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक साथ आएंगी पंचायत चुनाव में, लेकिन NRC का भ्रम फैलाकर ममता ने बीजेपी को ही प्रमुख प्रतिद्वंदी माना है। तो ये बात समझने वाली है कि ये किस तरह से पूरा कार्ड खेला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि NRC और CAA को भारत में रह रहे किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इस तरह का भ्रम फैलाकर ममता बनर्जी सियासत में क्या हासिल करना चाहती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा है, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। আবার একটা পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। সুতরাং আপনাদের আমি বলবো, আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে বলবো, বাংলার সমস্ত সাধারণ মানুষকে যে নিজেরা নিজেদের নাম তুলুন নিজেদের স্বার্থে। তা নাহলে কাল বলে দেবে আপনি NRC, আপনি ডিটেনশন ক্যাম্পে চলে যাবেন। এসব আমরা করতে দেব না। তাই আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ দয়া করে ভোটার লিস্টের নামটা তুলবেন। तो इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ेंगे। इस पूरी खबर पर आशुतोष झा बीजेपी के प्रवक्ता पश्चिम बंगाल के वो भी जुड़ेंगे और मानव जायसवाल जी जो कि TMC के प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मानव जायसवाल से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मानव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे अगर हम ये जानने समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई, और या ये कहा जाए कि अगर इसको सीधे सीधे समझें तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने जैसी स्थिति है, क्योंकि जो NRC में डिटेंशन कैंप में लोग भेज दिए जाएंगे, क्या इस तरह की बात कहना ठीक है किसी मुख्यमंत्री के लिए? सर, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को मैं नमन करता हूं जी। और जहां तक आपकी बात है सर, हम इस देश में जितनी भारतीय जुमला पार्टी जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में चल रही है, अब वहां के तो हमारे तो गृह मंत्री बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जुमलाबाज है, वो एक्सेप्ट किए हैं। तो भाई गुमराह कौन कर रहा है? अच्छे दिन का वादा किसने दिया? NRC CAA कितने दिन पहले इन्होंने बिल पास करी और क्या इनके पास लिस्टिंग है? कितने लोगों को क्या प्रक्रिया है इसके बारे में अभी तक ये क्यों नहीं बता रहे हैं? 6 से 7 बार इनको एक्सटेंशन मिल रहा है, क्यों कार्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं?
काम भी नहीं करते ना सर। प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो सरकार है ये काम करना नहीं जानती है, इलेक्शन लड़ना जानती है, कैसे पैसे वसूली होगी वो जानते हैं। लेकिन ये जो कहा गया कि लोग डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, इस बात का कोई किस तरह से, आप किस आधार पर कह रही ममता बनर्जी कि लोग डिटेंशन कैंप में भेज दिए जाएंगे? सर मुझे उम्मीद है कि मैं जिस चैनल में बैठा हूँ वो लोग भी शायद पारदर्शिता रखते होंगे, उनके पास जी नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए अभी केवल मैं और आप है, इसलिए जो आपने जो बात कही मेरे जहन में जो सवाल आया वो मैंने आपसे सीधे पूछ लिया। नहीं सर, बहुत अच्छी बात आपने करी। मुझे शायद उम्मीद है कि वही मैं बता रहा था जी कि आपको याद होगा सर आसाम में क्या हुआ, डिटेंशन कैंप कहाँ बने हैं? आसाम में बने ना। एक मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, मैंने 2019-20 के बाद की बात है, वहां पे एक महिला, बुजुर्ग महिला, बंगाली हिंदू महिला, उसके बेटे को इन लोगों ने डिटेंशन कैंप में डाल दिया। एक हिंदू। आप एक तरफ बोलते हैं कि हिंदुओं को पाकिस्तान से भी अगर हिंदू आते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, सिटीजनशिप देंगे। और हमारे देश में जो रेफ्यूजी हिंदू है, बच्चे हैं, ये युवा लड़का, उसकी माँ उसको शुक्रवार को केला देने गई कि भाई मेरा बेटा केला खाता है, उसको इच्छा है, और उसको क्या पता चला कि मेरा बेटा मर गया। ये है संवेदनहीन सरकार। आज आप ही बताइए सर, कुछ लोग आए थे ना पाकिस्तान से हिंदू जो वहां से पीड़ित थे, दिल्ली में आके ठहरे थे, उन्होंने मांगा सिटीजनशिप, क्या हुआ? 800 लोगों को वापस भेज दिया गया मरने के लिए। ये सरकार हिंदुओं के बारे में सोचती है। सर मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों के बारे में ये लोग बहुत दुहाई करते हैं, कॉलोनी है दिल्ली में, अभी हाल फिलहाल में कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या बीत रहा है वहां पे? आज तो पूरा केंद्र की सरकार है ना, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, छावनी बना दी गई है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी छावनी है जम्मू कश्मीर है, वहां पे कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। क्यों ये मौन है? क्यों मौनधारी बन जाते हैं? आज जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी बातों से आपके जो मेरा मूल प्रश्न है उसका जवाब मिला नहीं। दरअसल मानव जी, आप जो मेरा मूल प्रश्न है उसका जवाब मिला नहीं अभी तक। जी क्या नहीं मिला सर? मैंने तो बोला है कि जी मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आखिर ये कहां कहा जा रहा है, ये कहां पर सामने आया है कि वोटर लिस्ट में नाम डलवा दो वरना आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए। ये तो सीधे गुमराह करना, डर फैलाना है, लामबंद करने के लिए। कैसे गुमराह करना है सर? क्या जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा वो डिटेंशन कैंप में जाएंगे? अरे सर सुनिए सर जी, ये तो ऐसी बहरूपी सरकार है, इतनी दोहरा चरित्र वाली सरकार है कि भाई मैंने ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं एनजीओ, और जो जाके घर घर से वोटर लिस्ट का डिटेल लेते हैं और उसको लीक करा के उसको वोटर लिस्ट से नाम बाहर निकाल देते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फखरुद्दीन अहमद सर का, अली अहमद सर का तो नाम सुना ही होगा, हमारे 1974 के वो राष्ट्रपति रहे हुए हैं। उनके परिवार को इन्होंने एनआरसी में डाल दिया। उनको लिस्टिंग चाहिए सर। यहाँ पे जहाँ फौजी है जिनको राष्ट्रपति से सम्मान मिला है, मेडल मिला है, वो डिटेंशन कैंप में भेज दिए गए हैं। तो ये सर आप हमको बताइए कि अगर आपके पास और आपके परिवार के पास किसी के पास जमीन नहीं है, गरीब आदमी है भाई, जमीन नहीं है, कभी जमीन खरीदी नहीं उन्होंने, दिहाड़ी मजदूर रहे हुए हो, अगर हम उनको बोलते हैं जाइए जाके अपने वोटर लिस्ट में नाम लिखवाइए, तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं ना। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं। आशुतोष झा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए जी। हाँ चलिए अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी, हाँ अपनी बात खत्म कर लीजिए। बिल्कुल हमारी मुख्यमंत्री ने बोला कि जाइए अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करिए, नहीं है तो उसको करवाइए। और ये जो प्रक्रिया है ये तो केंद्र की प्रक्रिया है ना, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, ये तो कोई गलत बात तो नहीं है। और हमने क्या बोला कि भैया आप जाके अपने वोटिंग राइट का निर्वाह करें। नहीं, दरअसल देखिए मानव जी, ये इतना आसान नहीं है जैसा आप बता रहे हैं कि हम तो जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों के बता रहे थे। इस पर जवाब दरअसल आशुतोष झा जी ही देंगे। मैं एक तरह से मॉडरेटर हूं। आशुतोष झा जी, आपने सुना वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों को लेने की बात कर रही थी, और उन्होंने ये इस बात को कहने से, कोई गुमराह करने से उनका कोई लेना देना नहीं है, और जो एनआरसी डिटेंशन कैंप्स में डालने की बात कही गई है जी। चलिए उनकी बात तो सुनिए मानव जी, आपको सुना, अब उनकी बात तो सुनिए जी। आशुतोष झा बोलिए जी। आशुतोष जी, अभी कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल की घटना ने पूरे देश में न्यूज में काम किया था। एक मंत्री ने कहा था कि आपके राष्ट्रपति, तुम्हारे राष्ट्रपति केमन देखते बाबा। तुम्हारा राष्ट्रपति का मतलब होता है कि तुम्हारा राष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति कैसा है देखने में। यानी कि यह राष्ट्र के जो हमारे राष्ट्रपति है वो इनका हमारा राष्ट्रपति नहीं होता है, वह केवल हमारे जो भाजपा करते हैं उनका राष्ट्रपति होता है। यहीं से समझ में आ जाता है कि तृणमूल कांग्रेस भरोसा है।
दूसरी चीज देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो पहली मुख्यमंत्री है जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है और विधानसभा लोकसभा में पास हुए एक कानून एक्ट को ना लागू होने की बात करती है खुले मंच से। कांग्रेस लोकतंत्र में कितना वोटर कार्ड में नाम दर्ज करवाना सभी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, बिल्कुल इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन उसके आड़ में यह कहना कि जाके लागू करवा लो वरना बीजेपी वाले एनआरसी लाएंगे, ये साफ साफ गुमराह करने वाली बात है। भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा किया कि जो लक्ष्य भंडार इनके राज्य स्कीम है वो स्कीम बिना आधार कार्ड के भी लोगों को मिलेगा, बिना तो मतलब आधार क्या है, नागरिकता पहचान का आधार क्या है, और नागरिकता जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार का, उसमें राज्य सरकार इतना अधिक कि कौन नागरिक नहीं होगा। आप अपना राज्य का स्टेट का ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो इनसे संभल नहीं रहा, स्टेट की शिक्षा है वो इनसे संभल नहीं रही है। प्रधानमंत्री बनने का ये लोग सपने देख रहे हैं, इसलिए मुद्दों पर बताते हैं जनता को, लेकिन इस पर कोई सफाई नहीं कर पाते हैं कि वोटर आईडी कार्ड में तो नाम डालने के लिए इनके मंत्री का उदयन गुहा ने कहा कि बांग्लादेशियों का नाम वोटर कार्ड पता है। आशुतोष जी, आशुतोष जी, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी ऑडियो ठीक करें, उसके तुरंत बाद हाजिर होंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लहलहाती फसल, हरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ
देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। केरल वर्मा इस 85 राजा ने इस कंपनी की नाक में दम कर रखा और साथ ही लोगों को भड़का कर हमारे खिलाफ कर रहा है। किंग कहाँ है? सच सच बताओ। महल ना रहा तो क्या हुआ? ये पूरी धरती आपकी है और हम सब आपके साथ हैं। राशि की सबसे बड़ी ताकत है गुरुजय जनजाति, जिसे जंगल के बारे में सब कुछ पता है। जीत अभी भी आपकी मुट्ठी में है। उठिए महाराज और रच दीजिए इतिहास। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत में एनआरसी की चर्चा केंद्र में आ गई है। ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि एनआरसी डिटेंशन कैंप में जाने से बचना है तो अपना नाम वोटर लिस्ट में दाखिल करवा लो। फिलहाल हमारे साथ में दो खास मेहमान आशुतोष झा बीजेपी से और साथ ही साथ मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आशुतोष झा, आपके पास हम आते हैं और जिस तरह से आप बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरा मुद्दा जो है ये लोगों को दरअसल गुमराह करने का है, ये सवाल उठता है, क्या जानकारी देंगे आप? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही ऐसा बयान दिया है। कुछ दिन पहले एक विधायक ने पब्लिक मंच से कहा था कि बांग्लादेशियों को वोटर आईडी कार्ड में नाम जोड़ा जाए और जोड़ते समय यह ख्याल रखा जाए कि जो बांग्लादेशी वोटर हमें समर्थन करने के समर्थक हो उनका ही नाम वोटर आईडी कार्ड में डाला जाए। एक डेमोग्राफिक चेंज की साजिश है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जो पंचायत ऐसा लगता है कि भाजपा जीत जाएगी उसका डेमोग्राफी जल्द से जल्द चेंज हो, इसके लिए यह साजिश चलाई जा रही है। देखिए, जब कुछ दिन पहले ने राष्ट्रपति पर विवादास्पद बयान दिया, यह तो गौर किया, लेकिन वो देश की अखंडता के भी विरुद्ध था, यह हमने नहीं देखा, क्योंकि वो कह रहे थे तुम्हारे राष्ट्रपति केमन देखते बाबा, तुम्हारा राष्ट्रपति मतलब तुम्हारी राष्ट्रपति देखने में कैसी है? यह राष्ट्रपति तो उनके भी है, तृणमूल कांग्रेस मुर्मू ही है। तो तृणमूल कांग्रेस के जो भी नेता समर्थक है उनके मन में हमेशा एक भावना पलती रहती है कि हम अलग देश बना ले, यहाँ जो सीएए लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो वो बंगाल में लागू ना हो। आप लागू ना करने वाले या करवाने वाली कौन? पश्चिम बंगाल की जनता यह देख रही है कि अखंड भारत का ही हिस्सा है, और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री या कोई भी विधायक मंत्री ऐसे बयानबाजी करते हैं जो मैं देश से अलग करने की बात करता हूँ, इसका विरोध पश्चिम बंगाल की जनता स्वयं आगामी चुनाव में देगी। जी जनता बरगलाने वाले नहीं है, यह जिम्मेदारी हम भाजपा की ओर से सुनिश्चित करेंगे। चलिए मानव जायसवाल जी, आप बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अपने संवाददाता के पास जाऊंगा। जी तो पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अनर्गल बयानबाजी जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व लोग जो देते हैं वो उनके जमीनी स्तर के नेता लोग भी देते हैं। मैं देख रहा था जिस तरीके से आप एनआरसी सीए की बात कर रहे थे और ये हमारे राष्ट्रमाता के लिए, राष्ट्रपिता के लिए बात कर रहे थे। क्या है, हमने तो माफी मांगी है, जो उनके जो हमारे जो लीडर है उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी, ये स्लिप ऑफ टंग है, हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने बोला। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वो एनआरसी सीए के लिए है। हमारे जो नेत्री है वो सबको बोल रहे हैं कि भैया जाके अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम नामांकित। दरअसल उन्होंने सवाल यही उठाया, ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने के लिए वो सारी पंचायतों में जहां पर बीजेपी के वोटर ज्यादा है वहां पर उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल आशुतोष झा जी का ये आरोप है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी इस चर्चा में जोड़ेंगे। मानव जी, आप थोड़ा सा विराम लें। प्रसेनजीत, किस तरह से ये जो पूरी राजनीति है पंचायत चुनाव की, इसको किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? कई सारे तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। आपसे हम जानना समझना चाहेंगे कि जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि अगर एनआरसी डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि उन जगहों पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है जहां पर बीजेपी उन पंचायत चुनाव में ताकतवर है। किस तरह से इसको आम जनता ले रही है और क्या कुछ ये पूरी पॉलिटिक्स है, जरा बताइए आप। देखिए निखिल, बात तो यह है कि ये जो ममता बनर्जी कल
जो बयान दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक दे दिए हैं, ये एक सोची समझी उनकी रणनीति के तहत उन्होंने दिए हैं। क्योंकि 3-4 दिन पहले ही बर्दवान दक्षिण साउथ बर्दवान की एमएलए खोपन दास, इन्होंने उनकी एक अंदरूनी पार्टी मीटिंग में, जो इस वोटर लिस्ट रिवीजन के बारे में ही उसका अपना मीटिंग सब पार्टी का संगठन के स्तर पर यह होता रहता है, तो इसी मीटिंग में उन्होंने बताया था कि आप देखिए, बांग्लादेश से जो लोग धार्मिक पीड़ित होने की हिसाब से हिंदुस्तान में या पश्चिम बंगाल में आ रहा है, हम उनकी बात नहीं कह रहे, उनके बारे में आप सोचिए नहीं, क्योंकि वो सारे बीजेपी की वोटर हैं। बाकी लोगों को जो बांग्लादेश से आ रहा है, मतलब कौन आ रहा है ये आप समझ लीजिए, मैं सीधी तरह से नहीं बता रहा हूं जी। तो उन लोगों को किस तरह से वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, इसके बारे में आप इनिशिएटिव लें। ये खोपन दास की रिकॉर्डेड बयान है जो हमारे पास भी है जी। तो इसको आप ममता बनर्जी की कल के बयान से जोड़िए, तो फिर उन्होंने इससे एक कदम आगे जाकर एनआरसी की बात कहे और ये एनआरसी की एक डर पैदा कर दिया लोगों की मन में। कहानी ये है कि बंगाल में पूरे दुनिया जानते हैं या पूरे हिंदुस्तान जानते हैं कि यहाँ पे 30% के आसपास माइनॉरिटी वोट है, और ये माइनॉरिटी वोट की ज्यादा इन्फ्लुएंस हम पंचायत में देखेंगे। कई हजारों सीट ऐसे है जहां पर सिर्फ माइनॉरिटी है, बाकी लोग है ही नहीं, या मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है, बाकी लोग कम है। तो ये सारे सीटों को अपने तृणमूल कांग्रेस के खाते में रखने के लिए ये जो डर पैदा करने की जो रणनीति सोचा गया है, ये सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, पार्टी की जितने सारे लोग जो भी ये वोटर लिस्ट के बारे में अपने लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या पंचायत लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेंगे, उन सब के लिए ये मैसेज भेजा गया है कि अपने कर्मियों को जो वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बूथ पर बैठते हैं, उनको बता दीजिए कि बांग्लादेश से जो धार्मिक पीड़ित होकर जो लोग आएंगे उसके बारे में सोचिए मत, उसके बारे में, उसको वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने के बारे में आप मत सोचिए। वो लोग सब बीजेपी की वोटर है, बाकी लोगों को आप इंक्लूड करिए। तो कहानी ये है, मैं निखिल आपसे बात कर रहा था 2 दिन पहले, ये पंचायत चुनाव को सामने रख के 2 दिन पहले ममता बनर्जी सिर्फ ये नहीं और बात उन्होंने कही है कि अचानक उनको लगा नवंबर में मीटिंग करके कि बंगाल की जो हेल्थ सिस्टम वो सारे चकनाचूर हो गए हैं और इसको तैयार करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। अचानक क्यों? इसको मैं 1, 2, 3, 4, इतना समय शायद आपके पास नहीं है, मैं 1, 2, 3, 4 करके गिना सकता हूँ कि इसके साथ पंचायत चुनाव की क्या संयोग है। मैं सिर्फ एक ही बात बता देता हूँ कि हर जगह पे हमारे यहाँ पे एक आरोप है कि रेफरल, मतलब जिसका बेबी होने वाले हैं, जो प्रेग्नेंट महिला है, उनको भी जिला स्तर से कोलकाता के अस्पताल में रेफर किया जाता है। अचानक ये सालों साल ट्रंप के जमाने में से होता है, अचानक ममता बनर्जी को 2 दिन पहले लगा कि ये होना नहीं चाहिए, आप बंद करिए इसको। पिछले 11 साल में नहीं हुआ है, शायद आज ही हो रहे हैं। आप ये रेफरल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर आप इनका चिकित्सा करिए। तो ये तरह तरह की जो इश्यूज ममता बनर्जी पंचायत के रिलेटेड वो जुगाड़ करके लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है, ये एनआरसी की जो डर पैदा करने की कोशिश, उसी सिलसिला में एक सिलसिला है। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो ये काफी जो सवाल है ये सियासी है और इस पर सोचने समझने की जरूरत है। फिलहाल जो तमाम सियासी दल है, खासतौर पर टीएमसी और बीजेपी, वो इसको लेकर आमने सामने हैं। हम आप सभी का धन्यवाद देंगे। आशुतोष झा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका धन्यवाद। मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। और प्रसेनजीत बख्शी, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान को मिला है नया जनरल। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। आखिरकार पाकिस्तान को मिला है नया जनरल। नए फौजी जनरल को लेकर पाकिस्तान में मचे सियासी घमासान को एक विराम मिल गया है। नए फौजी जनरल को लेकर पाकिस्तान में मचे सियासी घमासान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बनेंगे सेनाध्यक्ष, इस बात की घोषणा कर दी गई है। नाम राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। भारी राजनीतिक दबाव और फौज को लेकर चल रही खबरों के बीच शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा की जगह नया चीफ का ऐलान करने में कामयाबी पाई है। कल तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये दावा कर रहे थे कि बगैर उनसे पूछे राष्ट्रपति अलवी अपनी मंजूरी नहीं देंगे। तो क्या राष्ट्रपति ने इमरान खान को नजरअंदाज किया है या आसिम मुनीर इमरान खान की पसंद के जनरल हैं? पिछले एक महीने से नए जनरल को लेकर इमरान खान लॉन्ग मार्च पर निकले हैं और उनका यह कहना था कि उनकी पसंद का ही जनरल बनना चाहिए। वे हर हाल में बाजवा की विदाई चाहते थे, लेकिन अपनी पसंद का जनरल भी इमरान खान देश में चाहते थे। और फौज और सियासत एक साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सियासत में जनरल की भूमिका इसलिए बेहद अहम हो जाती है। इमरान खान सत्ता में फौज के कारण ही आए थे, ये बात भी समझने की है, और उन्हें फौज ने ही सत्ता से बेदखल कर दिया था। फौज के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बनी नहीं और उसके बाद वो सत्ता से बेदखल हो गए। इस बीच जनरल बाजवा के करोड़ों अरबों रुपए की लैंड प्रॉपर्टी की चर्चा पाकिस्तान में तेज है। ये एक बड़ी बात है। सत्ता में दबाव बनाकर फौजी जनरल पाकिस्तान में रियल एस्टेट के किंग बन गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये फौजी जनरल भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं। पूर्व जनरलों का भी विदेश में शिफ्ट कर जाना पाकिस्तान में रिवायत मानी जाती है और पाकिस्तान में यह चलन है। पूर्व जनरल जब रिटायर हो जाते हैं तो विदेशों में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर अकूत संपदा खड़ी कर लेते हैं। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जमहूरियत में, लोकतांत्रिक देश में जनरल के चुनाव के लिए इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है जब आम जनता के पास तमाम मुद्दे हैं, रोजी रोटी के मुद्दे हैं और तमाम लोग खाने के लिए मोहताज हैं, दाने दाने के मोहताज हैं। हमारे साथ में हमारे इस वक्त विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं, सलाहकार संपादक हमारे साथ में। विनोद जी, सबसे पहला ये सवाल कि किस तरह से देखते हैं नए जनरल की ताजपोशी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन घोषणा करने में कम से कम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सफलता पाई है। निखिल, जैसा कि आप अपने हेडलाइन से बता रहे थे कि ये पाकिस्तान में कम से कम आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। आप ये कहें कि पिछले 2 महीने से जो पाकिस्तान के पूरे खबरों में पाकिस्तान का अगला जनरल कौन होगा, कम से कम इन खबरों से हटके कम से कम आज उनको एक खबर मिली है कि पाकिस्तान का जो अगला जनरल है या आर्मी चीफ जिसको आप कहते हैं, वो अभी उनको मिल गया है। अब मिलने के साथ साथ में अगर इमरान खान की बात सुने, आप उनकी बात पर गौर करें तो ये किसके पसंद के जनरल हैं वो भी अभी तक एक बहस का है वहाँ पे मुद्दा, क्योंकि इमरान खान ने कल ही ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था संवाददाताओं को, बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये मत भूलना चाहिए किसी को कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट अलवी है वो उनकी पार्टी के हैं और उन्होंने ही इस प्रेसिडेंट को बनाया था। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ की डेमोक्रेसी में एक पार्टी ये तय करेगा कि वहाँ प्रेसिडेंट जो है उनकी पार्टी से मुलव्विस है, उनके पार्टी के रहे हुए हैं और मुझे पूछे बगैर वो इस पर साइन नहीं करेंगे। तो अब ये फाइल जो है, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक ट्वीट भी आया था जो मुनीर का नाम उसमें उन्होंने सामने रखा है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि इस पे क्या बहस आगे बढ़ेगी या इसी को प्रेसिडेंट मुनीर जो है उसी को पर दस्तखत करते हुए इसको देश के नाम नए जनरल का वो ऐलान कर देंगे। ये अपना एक मुद्दा है, लेकिन आपने जो बहुत सवाल उठाया उसमें एक सोचने की बात है। जो आपने कहा एक जमहूरी मुल्क में, एक पाकिस्तान में एक जनरल की नियुक्ति को लेके इतनी रसाकसी और इतना हाय तौबा क्यों है जी? अब आप देखिए 2 महीने से इमरान खान लॉन्ग मार्च पे है। जो वो लॉन्ग मार्च लाहौर से लेके उनका जो आना था इस्लामाबाद आना था, उसके बीच में अटैक भी हुए, इमरान खान जख्मी भी हुए उस अटैक में और काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग मार्च छोड़ा नहीं। तो उसका मतलब था सीधे सीधे कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का कौन होगा, ये उनकी जीत थी कि उनके पसंद का होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि ये भी देखिए कि वहाँ के जो चीफ की नियुक्ति है उसका प्रोसेस ये होता है कि जनरल जो अभी बाजवा हैं जो उनके कंसर्न से और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके आर्मी चीफ का, नए आर्मी चीफ की नियुक्ति करते हैं। अब ये है कि जनरल बाजवा ही इस नाम को लेके आए होंगे, जो या 2 या 3 नाम आए होंगे, उसमें शहबाज शरीफ जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक नाम पिक किया होगा और उन्होंने उस नाम को अभी
राष्ट्रपति के पास भेजा है। जी 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 तो जी, ये इस जी, प्रक्रिया के बाद भी अगर आप ये देखें कि जनरल बाजवा का जो कार्यकाल है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों रहा है, बाजवा का जो इमरान खान को लाने, सत्ता में लाने और फिर उनको 4 साल पूरा होते हुए उनको हटा देने, ये सारी चीजें जो है वहां एक बहस का हिस्सा है। जी जी निश्चित लेकिन तौर ये पर बात तो अब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान में जब अभी पिछले 2 महीने से जो ये कयास लगा जा रहे थे कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ शायद होगा या नहीं होगा, या बाजवा खुद जो है वो कूप करके सत्ता संभाल मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है विनोद जी, आप लगभग अपनी बात कर चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ से सीधे लिए चलेंगे अपने दर्शकों को दहेगाम में, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित दिल्ली मोकल्यो ने ત્યારે આપણે 10 નંબર ઉપર હતા। 10 માંથી 9 નંબર પર આયા, કોઈ ખાસ લોકોએ નોંધ ના લીધી। 9 માંથી 8 થયા, આ થઈ ગયું। 8 માંથી 7 થયા, એ તો થઈ ગયું। 7 માંથી 6 થયા, થઈ ગયું। પણ 6 માંથી 5 થયા તો આખા દેશમાં ચમકારો થઈ ગયો। આખી દુનિયામાં 5મા નંબરની ઇકોનોમી, પણ એમાં લોકોને આનંદ છે એમાં હતો, કારણ 250 વર્ષ સુધી જેમણે આપણા ઉપર રાજ કર્યું હતું, પહેલા 5 નંબર પર એ હતા, એમને પાછળ કરીને 5 નંબર પર આપણે પહોંચી ગયા, એનો આનંદ હતો। આખા દેશમાં એનો આનંદ હતો ભાઈઓ। અને આજે દેશ આખે તમે બધા જો આર્થિક વિષયોના કઈ છે લેખો સમાચારો વાંચતા હશો, ખબર હશે, આખી દુનિયા કહે છે હવે ભારતને પહેલા 3 ની અંદર પહોંચતા વાર નથી લાગવાની। આ હિન્દુસ્તાન પહેલા 3 માં પહોંચે દિશામાં આગળ વધ્યું છે। ભાઈઓ બહેનો, જમાનો તો 20 વર્ષમાં ગુજરાતમાં અર્થવ્યવસ્થા કેટલી બધી છે। આપણે ત્યાં 2001-2 માં જ્યારે મને કામ સુવી ત્યારથી આજ સુધીમાં લગભગ 14 ગણી મોટી આપણી અર્થવ્યવસ્થા થઈ છે ગુજરાતની, 14 ગણી। 20-25 વર્ષ પહેલા પંચાયતોનું બજેટ, પંચાયત વ્યવસ્થાની વાત આટલી કરીએ, પંચાયતોનું બજેટ આખા ગુજરાતનું 100 કરોડ રૂપિયા હતું। આવડું મોટું ગુજરાત, 100 કરોડ રૂપિયા। આજે 3,500 કરોડ રૂપિયા છે। અને ભારત સરકાર જે સીધા પૈસા મોકલે છે જુદા, એ તો સોનામાં બાજી સુગંધ। ગુજરાતના ગામડામાં પણ શહેરો જેવી સુવિધાઓ બને એ દિશામાં આપણે કામ કર્યું છે। આપણો ગાંધીનગર જિલ્લો, એમાં તો ગામડું અને શહેર જુદા પાડવા જ હવે મુશ્કેલ થઈ ગયું છે। એક પ્રકારે ગામડું રહ્યું જ નથી એમ કહું તો ચાલે। અને અહીંયા જ્યારે દહેગામના ભાઈઓ છે, કલોલના બધા નેતાઓ બેઠા છે, હું શું જોઉં છું ભવિષ્ય, હું કોઈ ભવિષ્યવેત્તા નથી હો, પણ જે કામ કરું છું એના કારણે કહું છું ભાઈઓ, તમે લખી રાખજો, એ દિવસ દૂર નહીં હોય જ્યારે ગાંધીનગર અને દહેગામ ટ્વિન સિટી હશે। ગાંધીનગર અને કલોલ ટ્વિન સિટી હશે, અને સ્થિતિ એવી હશે કે દહેગામ, કલોલ અને ગાંધીનગર આ ત્રિકોણ આખા ગુજરાતની આર્થિક ગતિવિધિને દોડાવનારું મોટું કેન્દ્ર બની જશે ભાઈ। આ મને સાફ દેખાય છે ભાઈઓ। તમે વિચાર કરો, આ ગિફ્ટ સિટીનો વિકાસ થશે, એમાં લગભગ 2 લાખ લોકો કામ કરતા હશે। આ રહેવા ક્યાં જશે? આ દહેગામાં જ આવવાના જ ભાઈ। કલોલ જાય કે દહેગામ આવે, આ આખો પથારો આમ વિસ્તાર થવાનો છે। તમે આજે દહેગામ બાજુ જાઓ કે કલોલ બાજુ જાઓ, તમને ઉદ્યોગોને આખા રોડની આજુબાજુ ઉદ્યોગો જ ઉદ્યોગો દેખાય। એનો અર્થ એક આખો આ આપણો તબકો એ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવાનો છે। હવે દિલ્હીમાં હું બેઠો હોઉં, મારું આ સપનું હોય, અને ગુજરાતની જો મને મદદ મળે તો વહેલું પૂરું થાય કે ના થાય?
થાય કે ના થાય? થાય કે ના થાય? તમને ગમે કે ના ગમે? તો પછી બધા કમળ અહીંથી મોકલવા પડે કે ના મોકલવા પડે? ગાંધીનગર જિલ્લાના બધા કમળની જવાબદારી તમારી ખરી કે નહીં ખરી? ભાઈઓ બહેનો, આપ વિચાર કરો. આ આપણું ગાંધીનગર, અને જ્યારે હું ગાંધીનગર કહું ને એટલે ફાયદો તમારા દેગામ હોય કે કલોલ હોય બધાને મળે. નામ ગાંધીનગર હું બોલતો હોઉં કારણ જિલ્લામાં આવ્યું છે એટલે. હવે તમે જુઓ, શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં જે સુધારા થયા છે એ સુધારાનો લાભ આખા ગુજરાતને મળી રહ્યો છે. 20-25 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં શિક્ષણનું બજેટ 1,500 કરોડ રૂપિયા હતું. 1,500 કરોડ, 1,600 કરોડ રૂપિયા. આજે એ વધીને 33,000 કરોડ રૂપિયા છે. ક્યાં 1,500 કરોડ ને ક્યાં 33,000 કરોડ? આ ગુજરાતે પ્રગતિ કરી છે ભાઈઓ. અને જે ગુજરાતનું શિક્ષણનું બજેટ છે ને, એટલું તો ઘણા રાજ્યોનું, આખો રાજ્યનું બજેટ નથી. એ ગુજરાત કરી બતાવે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે શિક્ષણને આધુનિક બનાવવાનું, શિક્ષણને વૈજ્ઞાનિક બનાવવાનું અને શિક્ષણમાં એવી વ્યવસ્થા થાય કે આવનારા 25 વર્ષનો ગોલ્ડન કાળ, આજે જે મારા જવાનિયાઓ છે ને એ એવા તૈયાર થઈને નીકળે કે ગુજરાતના ગોલ્ડન કાળના એ બધા કર્ણધાર હોય એ દિશામાં આપણે કામ કરી રહ્યા છે. અને એના કારણે ગાંધીનગરમાં એક એવી વ્યવસ્થા વિકસિત થઈ જેમાં સંસ્કાર પણ છે, શિક્ષણ પણ છે, સ્કિલ પણ છે. ગાંધીનગરમાં આજે શિક્ષણનું એક મોટું ધામ બની ગયું છે ભાઈઓ. 20 વર્ષ પહેલા ગાંધીનગરમાં હાયર સેકન્ડરીની 80 જેટલી શાળાઓ હતી. આજે લગભગ 300 પહોંચી છે. બોલો, 20 વર્ષ પહેલા આપણા ગાંધીનગરમાં એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી કોલેજોની પઢાઈ ક્યાંય નામો નિશાન નહોતું. આજે ગાંધીનગર એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રીની 7,000થી વધારે સીટો છે. બોલો, હવે આ તમારા બધા સંતાનો, બાળકોનું ભવિષ્ય બને કે ન બને? બને કે ન બને? 20 વર્ષ પહેલા ગાંધીનગરમાં એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમાની સીટો 200ની આસપાસ હતી. આજે ડિપ્લોમાની સીટો 5,000 પહોંચી છે ભાઈઓ. આ તમારા જુવાનોનું ભાગ્ય બનાવે કે ના બનાવે? આજે ગાંધીનગરમાં દુનિયાની એકમાત્ર યુનિવર્સિટી, ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં છે. આ તમારા ઘર આંગણે છે ભાઈઓ. આજે દુનિયાની એકમાત્ર ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી એ આપણા ગાંધીનગરમાં છે, તમારા ઘર આંગણે છે. અને આજે આખી દુનિયાને ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટોની જરૂર છે. આજે ક્રિમિનલ વર્લ્ડની સામે મુકાબલો કરવો હોય તો ફોરેન્સિક સાયન્સનું મહત્વ વધતું જાય છે. એ કામ તમારા ઘર આંગણે થઈ રહ્યું છે. અહીંના નવજવાનીઓ માટે, આધુનિક ભારતના માટે, આધુનિક વિશ્વના માટે કેટલું મોટું યોગદાનની અવસર ઉભો થઈ રહ્યો છે. આપણા ગાંધીનગરની અંદર એનર્જી યુનિવર્સિટી, દેશની પહેલી એનર્જી યુનિવર્સિટી પીડીપીયુ, અને હવે તો પીડીયુ કહે છે. આ ગાંધીનગરમાં મેરીટાઈમ યુનિવર્સિટી, 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો હોય, બ્લુ ઇકોનોમીની વાત થતી હોય, વિશ્વ ગ્લોબલાઇઝેશનની દિશામાં વળ્યું હોય, સામુદ્રિક વ્યાપારની તાકાત વધતી જ જતી હોય, બંદરો ધમધમતા જ હોય, પરંતુ ગુજરાતમાં મેરીટાઈમ માટેનો કોઈ અભ્યાસ જ ના હોય. એ પરિસ્થિતિ બદલી અને મેરીટાઈમ યુનિવર્સિટી બનાવી, જેથી કરીને અમારા જવાનીઓ, અમારા દીકરા દીકરીઓ દુનિયાની અંદર બ્લુ ઇકોનોમીના ક્ષેત્રે યોગદાન આપે. એ કામ આપણે કર્યું છે. ગુજરાતની નેશનલ લો યુનિવર્સિટી એ તમારા ઘર આંગણે. આ નેશનલ લો યુનિવર્સિટી હિન્દુસ્તાનભરના બાળકો, એમની પહેલી પસંદગીની જે યુનિવર્સિટીઓ છે એમાં એક નામ ગાંધીનગરની લો યુનિવર્સિટીનું છે. મને લોકો પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં ઘણીવાર વિનંતી કરે કે સાહેબ અમારા છોકરાઓને ગાંધીનગરમાં મેળ પડે તો કરજો ને. કાંઈક હિન્દુસ્તાનભરના બાળકોની ઈચ્છા હોય છે કે ગાંધીનગરની યુનિવર્સિટીમાં આવે. અહીંયા આપણા દહેગામ પાસે
રાષ્ટ્રીય રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી અને છેલ્લે હું જ્યારે આવ્યો એનું કેમ્પસ મેં જોયું, અદ્ભુત કેમ્પસ બન્યું છે. આ તમારા આખા દહેગામનું અને ગાંધીનગર જિલ્લાનું ગૌરવ અને આખા હિન્દુસ્તાનના આર્મીના લોકો આવે છે, પોલીસના લોકો આવે છે, શિક્ષણ માટે આવે છે કે ભાઈ આ આખી મોટી કમાલનું કામ થયું છે. દેશની સુરક્ષા માટે, નાગરિકોની સુરક્ષા માટે આવું સાયન્ટિફિક કામ આપણા ગાંધીનગર અને આપણા દહેગામની ધરતી પર થયું છે. આ ટ્રિપલ આઈઆઈટી ગાંધીનગર આખા દેશમાં ઘણી ગાંઠી આઈઆઈટી એ આજે તમારા ઘર આંગણે છે ભાઈઓ. સ્પેસ સાયન્સ, સેટેલાઇટનો ઉપયોગ કેમ કરવો, બાયસેગ નામની ઇન્સ્ટિટ્યુશન, આજે હિન્દુસ્તાન ભરના લોકો બાયસેગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોવા માટે ગાંધીનગર આવે છે. આખો દાડો તપાસ કરે છે ભાઈ, અને હિન્દુસ્તાન ભરની બધી સરકારો આ બાયસેગને કામ આપે છે, મારું આ કરી આપો, મારો ભારત સરકારનું માર્ગદર્શન બાયસેગ કરે છે. આ કામ તમારા ગાંધીનગરમાં થાય છે. આ તાકાત આખા પંથક માટે બની રહી છે ભાઈઓ. અનેક નવી નવી સંસ્થાઓ. तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री का संभाषण, जनसभा उनकी दाहेगाम से, गुजरात से, जहां वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। और अब वक्त है देश हित का। महानगरों में हम ये अक्सर देखते हैं कि लोग दूसरों के लिए एकजुट नहीं हो पाते। दुर्घटनाओं के समय लोग मिलकर मदद करने के बजाय अक्सर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। और इस स्थिति को बदलने की तमाम बार बात भी होती है, इसकी आलोचना भी होती है। एक नागरिक के तौर पर हमें भी ऐसे कार्यों के लिए संगठित होने की जरूरत है। ये समझने और समझाने की जरूरत है कि संगठन में शक्ति है। जहां एकता होती है वहां जीत सुनिश्चित होती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। इस वक्त में यह सकारात्मक खबर नागालैंड से, जहां एक ट्रक जो कि खाई में फंस गया था, उसे लोगों के सामूहिक प्रयास से बाहर निकाल लिया गया। आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। आप देखिए और सोचिए। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।